हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा के आज के इस एपिसोड में। तो आज हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें यहाँ डिस्कस करना है, चाहे वो समय रैना वर्सेस मुकेश खन्ना यानी कि हमारे शक्तिमान हो, या फिर दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का गुस्सा हो। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि मोनालिसा कैसे निकल गई नाबालिग, जो कि डंका पीट पीट कर कह रही थी कि मैं तो भाई बालिग हूँ, अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ। और इसके अलावा भाई हम आलिया भट्ट को कैसे भूल सकते हैं। आलिया भट्ट का फिर से कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका है दीपिका पादुकोण के साथ। आलिया भट्ट की पीआर टीम एक बार फिर से तैयार हो चुकी है दीपिका पादुकोण को नीचा दिखाने के लिए। तो टॉपिक है बहुत सारे, समय है बहुत कम, इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो शुरू करते हैं समय रैना वर्सेस हमारे शक्तिमान। हाँ मतलब वो गलत मतलब मत निकालना। तो हुआ कुछ यूं है कि जो समय रैना है उन्होंने एक और एपिसोड अपने चैनल पर लाइव कर दिया है, जो समय इज स्टिल अलाइव करके ये एपिसोड था। और इस एपिसोड में समय रैना ने काफ़ी सारी बातचीत की। अब इसी बातचीत के बीच में समय रैना ने ये कहा कि भाई सब मेरे पीछे पड़ गए थे, जिसमें से ऑब्वियसली बी प्राक थे और भी कुछ लोग थे, सुनील पाल थे, और उसमें एक नाम था मुकेश खन्ना जी यानी कि बच्चों के शक्तिमान का भी। अब इन्होंने भी समय रैना को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। तो समय रैना ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई सब आ गए थे इस मैदान में, सब आ गए थे भाई, शक्तिमान भी आ गया था। और समय रैना ने शक्तिमान को कॉल आउट करते हुए ये कहा कि जब हम बचपने में थे, हमारा बचपन था, और उस वक्त जब शक्तिमान आया करता था तो बहुत सारे बच्चों को लेकर हर महीने 2 महीने में खबरें आती रहती थी कि उन्होंने छत से छलांग लगा दी ताकि उन्हें शक्तिमान बचाने आएगा। तो समय रैना का कहना है कि ये बोलने के हकदार नहीं है, क्योंकि फक 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 करते हुए इन्होंने कई सारे बच्चों को इस कंडीशन में पहुंचाया है। और इस बात से कहीं ना कहीं जो मुकेश खन्ना है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर वो तमाम खरी खोटी सुना देते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट ने भी कह दिया था कि शक्तिमान की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे क्लीन चिट मिली थी, ब्ला ब्ला। इसके अलावा एक ट्वीट उनका सामने आता है जहां वो लिखते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की भी एक दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, वो रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ पकाया हुआ, पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में गलियों में उसकी परेड करनी चाहिए, क्योंकि उसने आपके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। ये बोल रहे हैं मुकेश खन्ना। साथ ही साथ मुकेश खन्ना ने एक और चीज बोली है कि ये होता कौन है, ये हम पर सवाल उठाने वाला, ये हमारे बारे में बोलने वाला होता कौन है। अब मुकेश खन्ना के भी एक स्टेटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि एक टाइम पर मुकेश खन्ना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इफ अ गर्ल टेल्स अ गाय आई वांट टू हैव डैश मतलब एक्स विथ यू, देन वो धंधा कर रही है। ये स्टेटमेंट देने वाले मुकेश खन्ना है। और जो मुकेश खन्ना बोल रहे हैं कि तुम होते कौन हो मेरे ऊपर बोलने वाले, वो मुकेश खन्ना आए दिन किसी ना किसी के ऊपर बोलते रहते हैं, समय रैना के ऊपर भी, और अभी फिर वो बोल रहे हैं समय रैना के ऊपर। चलो इस बार तो समय रैना ने उन्हें कॉल आउट किया, लेकिन जब उनसे कोई उनका पंगा था भी नहीं तब भी मुकेश खन्ना बोल रहे थे। अब रही बात कि समय रैना ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या उनकी गलती है, उसके लिए तो उनको अच्छे से पूरी जनता ने आईना दिखा दिया है। और साथ ही साथ केस वगैरह सब कुछ वो फाइट कर रहे हैं, सब कुछ उनके ऊपर जो होना था वो हो चुका है। लेकिन मुकेश खन्ना मतलब क्या हो चुका है इनको, मतलब क्यों ये ऐसे टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और खुद को क्लीन चिट देते हैं और दूसरों को गलत बताते हैं। क्या है आपकी इस पर राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आगे हम चलते हैं वीडियो में। अब आ जाते हैं मोनालिसा भोसले के ऊपर। तो हाल फिलहाल में आपको पता होगा द रियल केरला स्टोरी करके बहुत ही बड़ा बखान हुआ था, जहां दिखाया गया था कि मोनालिसा भोसले ने फरमान खान के साथ शादी कर ली है, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के साथ, वो भी केरला जाके। साथ ही साथ मोनालिसा ने कहा था कि हमें मतलब अपने परिवारजनों से खतरा है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा। जो उनके फिल्म के डायरेक्टर थे वो भी मोनालिसा के ऊपर छिटाकसी करते रहे, फरमान के ऊपर छिटाकसी करते रहे और ये बोलते रहे कि भाई ये तो लव जिहाद हो गया है। उसी बीच मोनालिसा आई थी और आपको वो स्टेटमेंट तो याद होगा कि राधा ने जब कान्हा से प्यार किया था तो ये थोड़ी ना पूछा था कि तू हिंदू है या मुस्लिम है। तो ये तो आपको स्टेटमेंट याद होगा। इसको सुनने के बाद काफ़ी लोगों को गुस्सा आया होगा मोनालिसा के ऊपर कि भाई कुछ बोलने आई है तो लॉजिकल बात कर। उस टाइम पर तो मतलब मुस्लिम थे भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते थे इंडिया में, है ना, हमारे भारतवर्ष में। फिर भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए तो बहुत ज़्यादा उनको हेट मिल रहा था। लेकिन इसी बीच बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि जब मोनालिसा
महाकुंभ में वायरल हुई थी उस टाइम पर उन्होंने अपनी एज महज 15, 16, 17 ऐसे ही करके बताई हुई थी। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, इवन उनकी फैमिली भी इस पर सवाल उठा रही थी। तो अब फाइनली ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मोनालिसा सच में माइनर हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की जांच और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले को नाबालिग यानी कि 16 से 18 वर्ष से कम पाया गया है। मामले से जुड़े कुछ मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स है वो क्लियर करना चाहूंगी। उम्र का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केरल में फरमान खान से शादी के समय जो मोनालिसा की उम्र थी वो 18 वर्ष से कम थी। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। अब इस पर हो चुका है विवाद, FIR वगैरह भी हो चुकी है। नाबालिग होने के दावे के बीच उनके पति फरमान खान पर पॉस्को एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही अब की जाने वाली है। तो ये अपडेट आ रहा है मोनालिसा को लेकर। तो मोनालिसा ने बहुत ज्यादा फजीती करा ली अपनी। अब आप इन्फ्लुएंस कह लो या कुछ और कह लो, ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना जो स्टेप है वो उठाया था मोनालिसा और फरमान खान ने। अब बात कर लेते हैं टीवी इंडस्ट्री के जाने माने लोगों के फेवरेट कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दोनों जल्द ही मदर फादर बनने वाले हैं। दिव्यांका प्रेग्नेंट हैं और उनकी काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उनकी गोद भराई से लेकर हर एक चीज़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बेहतरीन तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक अखबार ने जो दिव्यांका हैं और जो विवेक दहिया हैं उनको लेकर एक कॉलम छापा था, जहां ये कहा गया था कि जो लेट प्रेगनेंसी है दिव्यांका त्रिपाठी की, क्योंकि वो 40s की एज में मां बनने जा रही हैं, तो IVF का वहां पर जिक्र किया गया था, IVF के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। अब जब ये खबर दिव्यांका और विवेक तक पहुंची तो उनको इस बात से आपत्ति हुई और दोनों ने ही अपने अपने अकाउंट से ये चीज़ क्लियर की कि उनकी जो भी प्रेगनेंसी है, जो भी उन्होंने कंसीव वगैरह किया है, वो पूरा नेचुरल है। नेचुरल प्रोसेस से वो मदर फादर बनने वाले हैं। हालांकि उन्होंने IVF को कुछ भी गलत नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि मदरहुड को एंजॉय करना, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो, चाहे वो IVF से हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हमने कंसीव किया है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया है और इस बारे में छापने से पहले एक बार दिव्यांका या विवेक से कंसल्ट कर लेना चाहिए था, उनसे पूछ लेना चाहिए था कि हकीकत क्या है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी स्टोरी कुछ अलग है, लेकिन जो साइंस तरक्की कर रहा है हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं और अगर साइंस के जरिए भी लोग माता पिता बन रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। ऐसा कहना है दिव्यांका और विवेक दहिया का। वैसे आपके इस पर क्या ओपिनियंस है? आपको दिव्यांका और विवेक कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम आ जाते हैं आप सबकी प्यारी, जो हमारी आलिया भट्ट दुलारी, नहीं आप सबकी नहीं, करण जौहर की प्यारी आलिया भट्ट दुलारी, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रामायण मूवी का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं आलिया भट्ट के ही पतिदेव यानी कि रणबीर कपूर। तो इस प्रोजेक्ट को बढ़ चढ़कर आलिया भट्ट प्रमोट कर रही हैं और साथ ही साथ रणबीर कपूर को भी प्रमोट कर रही हैं और इस चीज को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि आलिया भट्ट ने कम से कम रणबीर कपूर को प्रमोट किया, उनको आगे बढ़ाया। अब इसी बीच जो आलिया भट्ट की PR टीम है वो थोड़ा सा अलग वे में चली गई। उन्होंने यहाँ पर दूसरों को शेड करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों से कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। जैसे कि दीपिका पादुकोण से कंपैरिजन किया जाने लगा कि देखो आलिया भट्ट कितनी अच्छी वाइफ है। दीपिका पादुकोण ने तो धुरंधर जैसी मूवी को सपोर्ट ही नहीं किया, फर्स्ट पार्ट को तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो ऐसी मूवीज में काम करती हैं, पठान जैसी मूवीज में दीपिका पादुकोण काम कर चुकी हैं जहां पर अलग ही चीज दिखाई जाती है। तो वैसे कॉन्सेप्ट को धुरंधर सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए दीपिका पादुकोण ने रणबीर सिंह को प्रमोट ही नहीं किया, उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया, उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा। इसी बीच एक कॉमेंट भी वायरल हो रहा है जहां पर दीपिका पादुकोण कह रही है कि वो पहले ही इस मूवी को देख चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं, अब बताओ कि जो क्या है, ऐसा कुछ करके उन्होंने कॉमेंट किया हुआ है। हालांकि मूवी को देख लेना और प्रमोट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन दीपिका के अपने अलग रीजंस होंगे उस चीज को ना प्रमोट करने के। मे बी उनकी जो PR टीम है उन्होंने दीपिका को बोला होगा कि आपको इस बीच में अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूवी अच्छा खासा वर्क कर रही है। हो सकता है दीपिका के बीच में पढ़ने से रणवीर सिंह की लाइमलाइट कम हो जाती, क्योंकि ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण की एंट्री के बाद से सारा फोकस ऑडियंस का दीपिका की तरफ भी जा सकता था, लेकिन कंपैरिजन होता रहा। आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का कंपैरिजन चल ही रहा था। इसी बीच जो आलिया भट्ट की PR टीम है वो और एक स्टेप फॉलो करती है। वो करती क्या है, वो अब ये नैरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दी है कि रामायण में साई पल्लवी से पहले आलिया भट्ट इसकी जो है ना फर्स्ट चॉइस थी, आलिया भट्ट को लॉक किया जा रहा था, लेकिन आलिया भट्ट के अपने अलग कमिटमेंट्स थे, उनकी कुछ अपनी जो डेट्स है उसकी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से आलिया भट्ट ने इस मूवी से बैकआउट कर दिया। अब जैसे ही ये मार्केट में अफवाह फैलानी स्टार्ट की है आलिया भट्ट की PR टीम ने, वैसे ही ऑडियंस ने आलिया भट्ट को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, उनको आड़े हाथ लेना स्टार्ट कर दिया है और ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि हर मूवी की पहली पसंद हमेशा आलिया भट्ट ही क्यों होती है, हमेशा आलिया भट्ट का घूम फिर
का नाम ऐसे क्यों आ जाता है कि ये पहली चॉइस थी और इन्होंने खुद जो है सामने से उस चीज को मना कर दिया क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर रखा था या इनके पास समय नहीं था, ब्ला ब्ला करके। हमेशा ये क्यों हो जाता है कि आलिया भट्ट ने सामने से मना किया, जबकि हर बार ये होता है कि कंसीडर किया जाता है कुछ एक्ट्रेसेस को और फिर बाद में उनको ना कर दी जाती है। और ऐसा कई बार हुआ है और यहाँ पर भी ना ही की गई होगी आलिया भट्ट को लेकर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ना की गई थी। यही नहीं, जो दिलवाले के टाइम पर है ना, उस टाइम पर भी यही हुआ था कि आलिया भट्ट उसकी फर्स्ट चॉइस थी क्योंकि करण जौहर उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जो डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी, उन्होंने मना कर दिया था कि आलिया भट्ट उनके इस प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं जा रही हैं, मतलब उनके लिए सही चॉइस आलिया भट्ट ना रहकर कृति सेनन रहेंगी, और इस वजह से भी आलिया भट्ट को वहां से हटाया गया था। लेकिन नैरेटिव हमेशा यही फैलाया जाता है और कृति सेनन से तब से लेकर आज तक जो करण जौहर हैं और जो आलिया भट्ट है उनका अलग ही चलता है। कृति सेनन को इग्नोर भी करती है आलिया। और यही नहीं, जब कृति सेनन की आदि पुरुष आ रही थी तो उस टाइम पर भी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि भाई आलिया भट्ट भी सीता माँ का रोल प्ले करने वाली हैं फला फला मूवी में। तो हमेशा लाइमलाइट छीनने की और दूसरी एक्ट्रेसेस को नीचे गिराकर अपने आप को ऊपर उठाने की जो आदत है वो आलिया भट्ट और उनकी पीआर टीम बखूबी करती है। और इसी वजह से आलिया भट्ट का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल जो उनकी बैड होस्टिंग थी उससे उभरे ही थे कि पीआर टीम ने फिर से जो है आलिया को ट्रोलर्स के निशाने पर डाल दिया है। तो ये थे आज के सारे टॉपिक्स। आपको कैसे लगे हैं? क्या आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करोगे जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करें या फिर एक ही टॉपिक के साथ जाएं? आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।